जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं आनुवंशिकता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। बहुत ही इजी चैप्टर है ये समझेंगे तो बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा और ज्यादा बड़ा भी नहीं है। सिर्फ दो ही मुख्य चीजें हैं इसमें, एक तो मेंडल या आनुवंशिकता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर और दूसरा लिंग निर्धारण। तो ये दो चीजों में ही ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अच्छे से समझें और इस चैप्टर को पूरी तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं है और क्वेश्चन बहुत इजी भी है, बस सिर्फ समझने की बात है। चलिए शुरू करें आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिक लक्षण क्या है, आनुवांशिकी क्या है। ये तीनों चीजें लगभग एक ही चीजें हैं, थोड़ा सा अंतर है इनमें। सबसे पहले देख लेते हैं आनुवांशिकता क्या है। तो जीवधारियों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों का संचरण आनुवांशिकता कहलाता है, और ये लक्षण जो होते हैं ये आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षणों का जाना, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण आनुवांशिकता कहलाती है। और ये जो लक्षण है इसको आप साधारण भाषा में ऐसे समझ लें कि आपके माता पिता में जो लक्षण है वो आप में आए, यही क्या है, आनुवांशिकता है। और जो लक्षण आपके माता पिता में थे और आप में आए वो क्या है, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। चलिए अगला देखें, आनुवांशिकी क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकी कहलाता है। आनुवांशिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जेनेटिक्स या आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। अब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, इसकी परिभाषा यहां है और आगे ये शब्द बार बार आएगा, ध्यान रखिएगा, तो इसे आप अच्छे से समझिएगा। और जब भी आए प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, तो जो F1 जनरेशन या एक संकर क्रॉस का रेखा चित्र आपको आगे बताऊंगा वो जरूर बना दीजिएगा, प्रभावी और अप्रभावी दोनों के साथ में, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। प्रभावी लक्षण क्या है, जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तब पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है। विपरीत लक्षणों के जोड़े में जब क्रॉस कराया जाता है, उन दोनों के बीच में जब संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और जो पहली पीढ़ी में लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, छिपे रहते हैं, उसे हम कहते हैं अप्रभावी लक्षण। इसके बारे में आगे और डिटेल से हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। तो इसके निम्न कारण है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मटर का पौधा आसानी से उगाया जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, मटर का पौधा उभयलिंगी अर्थात द्विलिंगी एवं स्वपरागित होता है। द्विलिंगी मतलब एक ही पुष्प में नर जन्नांग पुंकेसर और मादा जन्नांग स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं, जिसकी वजह से स्वपरागण बहुत आसान हो जाता है। तो मटर का पुष्प द्विलिंगी होता है और स्वपरागित होता है। मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, इसमें अनेक विरोधी गुण पाए जाते हैं और मटर के पौधे में आसानी से कृत्रिम परागण भी कराया जा सकता है। तो ये मुख्य चार कारण हैं जिनकी वजह से मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया। अगला क्वेश्चन, मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखिए। तो मेंडल ने कुल 3 नियम दिए थे मुख्य रूप से। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अवरोहण का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या है, उन्होंने कहा कि जब दो विपरीत लक्षणों के एक जोड़े के बीच, जब दो विपरीत लक्षण मतलब एक लंबा पौधा तो दूसरा बौना पौधा, ये विपरीत लक्षण हो गए। तो जब विपरीत लक्षणों के एक जोड़े के बीच में, ये एक जोड़ा है, एक जोड़े के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। यह किसमें होता है, यह होता है एक संकर क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अब एक संकर क्रॉस क्या है, तो एक संकर क्रॉस का मतलब होता है कि एक विपरीत लक्षण को साथ में लेकर कराए गए क्रॉस को एक संकर क्रॉस कहते हैं। एक विपरीत लक्षण यानी यहां हमने लंबा ले लिया और यहां हमने बौना ले लिया, तो ये एक ही विपरीत लक्षण है। तो एक विपरीत लक्षणों के बीच में कराए गए क्रॉस को हम एक संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब प्रभाविता के नियम में हमको यही दिखाना है। तो एक संकर क्रॉस भी इससे समझ में आ गया आपको।
और मेंडल के प्रभाविता के नियम को आप इस तरह से लिख सकते हैं। जब दो विपरीत लक्षणों के एक जोड़े के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। यह नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है और इसका चित्र इस तरह से बना देना है आपको। टी टी ये शुद्ध लंबा पौधा हो गया, शुद्ध बौना पौधा स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया। जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ से एक टी, एक ये आ गया, एक यहाँ से आ गया। तो आप जब भी इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये सिंगल सिंगल यहाँ से हमको लेना है, एक और यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी। और जो ये पौधा होगा ये लंबा होगा। यहाँ ये जो टी कैपिटल टी दिख रहा है ये प्रभावी लक्षण है और ये जो स्मॉल टी दिख रहा है ये अप्रभावी लक्षण। तो अभी इसके पहले हमने प्रभावी और प्रभावी लक्षणों के बारे में बात किया, तो उसमें भी यही है कि पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? प्रभावी लक्षण है। और अप्रभावी लक्षण ये स्मॉल टी। प्रभावी क्या है? कैपिटल टी लंबा पौधा के लक्षण है और स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण है। ये छुपा रहता है लेकिन अगली पीढ़ी में दिखाई देगा। तो ये अप्रभावी लक्षण। आगे, वंशागत की प्रथम संतति पीढ़ी F1 व द्वितीय संतति पीढ़ी F2 का रेखा चित्र बनाइए, ऐसा पूछा जा सकता है। या क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी एवं अप्रभावी होते हैं। तो मेंडल ने दो भिन्न गुणों वाले लंबे एवं बौने मटर के पौधों में क्रॉस कराया। ये जब अभी हम लोग देख चुके हैं प्रभाविता के नियम में, वही है, बस F2 पीढ़ी इसमें आगे हमने बढ़ा दिया है। तो मेंडल ने दो भिन्न गुणों वाले लंबे एवं बौने मटर के पौधों के बीच में क्रॉस कराया। ये लंबा मटर का पौधा हो गया, ये बौना मटर का पौधा हो गया, दोनों के बीच में क्रॉस कराया, जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं मेंडल के प्रभाविता के नियम में। तो ये यहाँ से ये कैपिटल टी, ये गैमेट्स आ गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों के बीच में क्रॉस कराने से ये मिल गया हमको F1 जनरेशन। ये जो टीटी है ये क्या है? ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन मिल गया। तो प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, ये लंबा पौधा हमको मिला। लेकिन दूसरी पीढ़ी में जब इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण होता है, ये टीटी हमको मिल गया F1। अब F1 के बीच में सेल्फ परागण होगा, मतलब F1 टीटी है तो टीटी और टीटी इन दोनों के बीच में स्वपरागण, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाएगा, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों के बीच में ये जब भी क्रॉस होगा तो फिर क्या मिलेगा हमें? दूसरी पीढ़ी में हमको पूरे पौधे लंबे नहीं मिलते हैं, कुछ पौधे बौने भी मिलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से टी टी टी, यहाँ फिर गैमेट्स ले लिया हमने, टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस कैपिटल टी को इस कैपिटल टी के साथ मिक्स किया, मिलाया, तो हमने टी टी ये टॉल मिल गया। इस कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ कराया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल गया। इस टी को इस टी के साथ कराया तो ये आ गया कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इस टी को इस टी के साथ कराया तो स्मॉल टी स्मॉल टी। इस तरह से हमको ये F2 जनरेशन मिल जाता है। ये हमारा था F1 जनरेशन, ये है हमारा F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में तो सिर्फ लंबे पौधे दिखाई देंगे, लेकिन F2 जनरेशन में हमको लंबे पौधे के साथ साथ यहाँ बौने पौधे भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पौधे का लंबा होना प्रभावी लक्षण है और पौधे का बौना होना अप्रभावी लक्षण है। तो इस प्रकार से मेंडल के प्रयोगों के द्वारा पता चला कि लक्षण प्रभावी एवं अप्रभावी होते हैं। पहली पीढ़ी में F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन F2 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण भी प्रदर्शित होते हैं। और यदि F1 और F2 का रेखा चित्र है तो ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये जरूर बनाइएगा। प्रभावी आए, अप्रभावी आए, वंशागतिकी का नियम आए, इन सब में आपको इस चित्र की जरूरत पड़ेगी। तो इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा ये वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? इसे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम भी हम कह सकते हैं। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम आ जाए तो यही चीज आपको लिखना है। लेकिन आंसर देने के पहले बात कर लेते हैं द्विसंकर क्रॉस क्या है। जब हम लोग प्रभाविता का नियम अभी पढ़े हैं तो उसमें हमने पढ़ा है एक संकर क्रॉस, जिसमें एक जो विपरीत लक्षण है उनके बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो वो था एक संकर क्रॉस। और द्विसंकर क्रॉस में क्या होगा? दो विपरीत लक्षणों को साथ लेकर कराए गए क्रॉस को द्विसंकर क्रॉस कहते हैं।
दो विपरीत लक्षणों को साथ में लेकर। यहां देखिए दो विपरीत लक्षण है, गोल और हरा है यहाँ, और यहाँ झुर्रीदार और पीला है। तो ये द्विसंकर क्रॉस कहलाएगा, जहां दो विपरीत लक्षणों को लिया जाता है। चलिए अब देखें इसका उत्तर। तो मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण प्राप्त हुए। ये जो लक्षण है ये प्रभावी लक्षण प्राप्त हुए। F1 के स्वनिषेचन से F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। F1 ये F1 मिल गया हमको, F1 का स्वनिषेचन हुआ तो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, और F2 पीढ़ी में हमको 4 प्रकार की संतति प्राप्त हुई। कितने प्रकार की? ये 4 प्रकार दिख रहे हैं आपको। ये 4 प्रकार की संतति प्राप्त हुई, जिनमें से 2 जनक के समान थे। ये गोल और हरे बीज जनक के समान, झुर्रीदार और पीले बीज ये जनक के समान। लेकिन 2 जनक से भिन्न मिली हैं संततियां, जो 2 और मिली हैं वो जनक से भिन्न मिली हैं। कौन सी? गोल और पीले बीज, यहां से गोल आ गया, यहां से पीला आ गया, और ये झुर्रीदार और हरे बीज, यहां से झुर्रीदार और ये हरे। तो ये 2 अलग मिले हैं जनक से, और 2 जनक के समान मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि मेंडल ने जो बताया अपने प्रयोग के द्वारा कि जो विभिन्न लक्षण हैं वो स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी तक जाते हैं। तो F2 पीढ़ी में ये स्वतंत्र रूप से आए हैं। गोल स्वतंत्र है, हरे बीज स्वतंत्र हैं, झुर्रीदार भी स्वतंत्र है, और पीले बीज भी स्वतंत्र है। ये जितने लक्षण हैं इसमें, ये सब के सब क्या हैं? स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गोल और हरे बीज हैं तो ये साथ में ही जाएंगे, जहां भी जाएंगे साथ में ही जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ गोल जो है पीले के साथ भी मिल सकता है, और गोल जो है वो ये हरे के साथ भी रह सकता है। इसी तरीके से झुर्रीदार भी यहाँ रह सकता है, पीले के साथ और हरे के साथ भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण बहुत ही सरल है। हमको पता है मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े मतलब 46 गुणसूत्र। महिला एवं पुरुष में 22-22 जोड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं, जिसे दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। लेकिन 23वां जोड़ा दोनों में अलग अलग होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। 23वां जोड़ा दोनों में अलग अलग होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, और यही लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पुरुष में यह XY तथा मादा में XX होता है। देखिए पुरुष में ये नर, नर में XY और मादा में सिर्फ X और X होता है। यह लिंग गुणसूत्र नर में शुक्राणु में और मादा में अंडाणु में पाए जाते हैं। पूरा डिटेल दे रहा हूं जिससे क्वेश्चन किसी भी तरह से आप पूछा जाए तो आपसे बन जाए। एक्स गुणसूत्र का सामान्य आकार होता है, जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। तो ये इससे रिलेटेड चीजें हो गई। अब क्या होगा? निषेचन के समय जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु के साथ मिलता है, एक्स गुणसूत्र वाला ये शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु के साथ मिलता है, एक्स और एक्स, तो दोनों को मिला दीजिए, इधर का एक्स इधर का एक्स, तो क्या हो गया? एक्स एक्स। तो ये उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी? लड़की होगी। और जब ये वाई गुणसूत्र जो है, ये एक्स गुणसूत्र वाई गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु है जब एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु के साथ मिलता है, तो ये वाई और एक्स, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स वाई। तो संतान जो है वो एक्स वाई अर्थात लड़का होगा। इस प्रकार पुरुष का जो गुणसूत्र है वाई, वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। चित्र इस तरीके से बना लीजिएगा। नर यहाँ एक्स वाई कर दीजिएगा, मादा से एक्स, और इस एक्स को इस एक्स के साथ मिलाइएगा तो एक्स एक्स बन जाएगा, और इस y को इस x के साथ मिलाइएगा तो xy बन जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसलिए ये चित्र आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कुछ नहीं, x को x के साथ मिलाइए तो xx बना, मतलब मादा लड़की होगी, और यदि x और y x को y के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? लड़का। इस तरह से ये जो y गुणसूत्र है यही मानव लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर।